हेलो दोस्तों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पाठ्यक्रम की जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी इकाई है, उसे हमने क्रमशः डिस्कस किया है और हमने 1 इकाई से लेकर 9 इकाई तक इसे पहले ही चर्चा कर ली है इसके बारे में कि इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन है और उन टॉपिक्स के आधार पर हमें और कौन सी चीजें डिटेल से जाननी है। इस पर हमने डिटेल वीडियो तैयार किया है, आप देख सकते हैं इसे हमारे चैनल पर ही। हमने पिछले 1 से लेकर 9 यूनिट कवर कर ली है। आज की वीडियो में हम इसी सिलेबस में यानी भूगोल के सिलेबस की ही अगली यूनिट पर चर्चा करेंगे। वह यूनिट है यूनिट नंबर 10 या यूनिट नंबर 10, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या कहें भारत का भूगोल। हमने इकाई 1 से शुरू किया था जिसका नाम था जियोमॉर्फोलॉजी और क्रमशः हम आगे बढ़ते गए। हमने जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ा, हमने सामुद्रिकी के बारे में पढ़ा, हमने पर्यावरण एवं मानव भूगोल के बारे में पढ़ा, प्रादेशिक वितरण के बारे में पढ़ा, भूगोल की प्रमुख तकनीकियों के बारे में पढ़ा यानी भौगोलिक तकनीकों के बारे में हमने चर्चा की और हमने हमारी पिछली यूनिट 9 तैयार की थी जो कि इन्हीं तकनीकियों पर आधारित थी। उन सभी चीजों को जो हमने पढ़ा, भारत के उच्चावच से लेकर यानी पृथ्वी पर बनने वाली विभिन्न लैंडफॉर्म से लेकर अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं यूनिट 9 में, जो सिलेबस जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, ध्यान रखिए उन सभी चीजों का अब आपको उपयोग करना है किसमें? यूनिट 10 में। यूनिट 10 में जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हमने जितने भी महासागरीय दशाएं पढ़ी होंगी या जलवायु को प्रभावित करने वाले हम जब कारकों की बात करते हैं, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे यूनिट 2 में, उसके बाद हम जब आगे जितनी भी चीजें पढ़ते जाएंगे, मानव पर्यावरण सहसंबंधों को पढ़ेंगे या जितने भी फिनोमिना जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर घटित हो रही हैं या आसपास वे फिनोमिना हमारे आसपास भी घटित हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उपयोग होगा भारत के भूगोल को पढ़ने में। यानी उनका आप यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे कि भारत में जलवायु का वितरण कैसे है, जलवायु या मानसून भारत में कैसे आता है, मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों पर हम चर्चा करेंगे। भारत के मानसून को लेकर, इसके कृषि क्षेत्रों को लेकर कैसा वितरण है, जनसंख्या को लेकर क्या वितरण है, ये सभी चीजें हम चर्चा करेंगे कहाँ? भारत के भूगोल में, जो कि हमारी पिछली यूनिट्स भी हैं। हम इन पिछली यूनिट में इन चीजों को डिटेल से जानेंगे और भारत के भूगोल नामक इस यूनिट में हम उसे देखेंगे एप्लीकेशन के तौर पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिट 10 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले आपको यूनिट 9 तक या यूनिट 9 तक ठीक से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अब हम ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम में यूनिट 10 के खास बिंदुओं को, या देखेंगे कि आखिर यूनिट 10 में या इकाई 10 में कौन कौन से विषय वस्तु को शामिल किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूनिट 10 का नाम है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है? भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। अब भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र क्या हैं? तो इन्हें हम क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर भू आकृतिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में भू आकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत में कई चीजों में विविधताएं हैं। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं रहन सहन, संस्कृति में विविधता है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग विविधताएं हैं। ये सभी विविधताएं बनती हैं कैसे? भौगोलिक क्षेत्र से। भौगोलिक प्रदेश कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित होते हैं। तो यदि बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्र की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं और इन्हीं भौगोलिक आकृतियों के आधार पर क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है और इन्हीं क्षेत्रों को हम डिटेल से क्लास में डिस्कस करेंगे।
जैसे हिमालयन रीजन को कैसे विभाजित किया गया है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिम भारत के बारे में पढ़ेंगे, मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें किन किन आधारों पर डिवाइड किया गया है। यदि हम हिमालय की बात करें तो इन्हें नदियों के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। यदि हम भारत के मध्य क्षेत्र की बात करें तो गंगा का जो प्रदेश है, उस पूरे गंगा का मैदान है या भारत का मध्य मैदान है, उसे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और इनका नामकरण भी किया गया है। तो इसे डिटेल से हम देखेंगे किसमें, भू आकृतिक क्षेत्र में। फिर बात करते हैं इस भू आकृतिक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होंगी, तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन भू आकृतिक क्षेत्रों की क्या विशेषताएं हैं, ये भू आकृतिक क्षेत्र आसपास कौन कौन सी चीजों से मिलकर बने हैं या उनकी बनने की प्रवृत्ति क्या रही है। ठीक है, तो इसे हम डिटेल से देखेंगे। हम देखेंगे अपवाह तंत्र को, ध्यान रखिए, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम जिसे कह सकते हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र है क्या? अपवाह क्या है? बहना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसे अपवाह तंत्र क्यों कहते हैं, यानी यह एक प्रकार का सिस्टम होगा। किन चीजों का सिस्टम है? ये विभिन्न नदियों का सिस्टम है। दरअसल भारत में भी अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर भारत वाला अपवाह तंत्र जिसे हिमालयन अपवाह तंत्र के रूप में भी जानते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ये अपने आप में अलग अलग नदियों द्वारा विभाजित है। तो हम इसे डिटेल से चर्चा करेंगे, हिमालयन अपवाह तंत्र को, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को, उनकी प्रमुख नदियों को, उनकी सहायक नदियों को, और किन नदियों से कौन कौन सा अपवाह तंत्र बनता है, इसे भी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हिमालयन अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र बहुत चर्चा में रहता है, गंगा अपवाह तंत्र बहुत चर्चा में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन सब नदियों की दिशा, इनका यदि आप देखें, इनके उद्गम स्थान से लेकर इनके मुहाने तक की पूरी जो इनकी अपनी पूरा इनका फ्लो है, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी हमें जानना है, और यही सब मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम बात करेंगे जलवायु के बारे में कि आखिर जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो ध्यान रखिए, चैप्टर का नाम है भारत का भूगोल, यानी हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे हम। इसके बाद हम जानेंगे ऋतुक मौसमी विशेषताओं को, ऋतुओं के आधार पर हमारी मौसमी विशेषताएं क्या है या भारत की मौसमी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। शरद ऋतु के आधार पर, ग्रीष्म ऋतु के आधार पर, शीत ऋतु के आधार पर, इन सभी आधारों पर या इन सभी ऋतुओं के आधार पर हम मौसमी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे भारत में ही जलवायु विभाजन को। ध्यान रखिए, जलवायु विभाजन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है भारत के संदर्भ में। तो हम जलवायु विभाजन को भी जानेंगे। हम चर्चा करेंगे भारतीय मानसून पर। ध्यान रखिए, भारतीय मानसून अपने आप में एक महत्वपूर्ण तंत्र है, एक सिस्टम है। सबसे ज्यादा भारत में जो वर्षा होती है वह होती है किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून को भी दो भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। कौन कौन सी शाखा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में, हम बात करेंगे भारत के अन्य क्षेत्रों में होने वाली वर्षा के बारे में और अन्य क्षेत्रों से जो प्रभावित होती है, जो मानसून बनता है उसके बारे में। तो हम इसके पूरे तंत्र पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम भारत की मानसून की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि इनकी क्या खास विशेषताएं हैं। भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे और इससे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो मानसून है वो अपने चारों तरफ से कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। ध्यान रखिए, जेट स्ट्रीम भी एक महत्वपूर्ण चीज है और एक महत्वपूर्ण फिनोमेना है जिसके बारे में हम चर्चा क्लासरूम में करेंगे। आप इसके बारे में ठीक से जान पाएंगे कि आखिर जेट स्ट्रीम है क्या, यह कैसे प्रभावित करता है मौसम को भी या किसी क्षेत्र विशेष की जो भी मौसमी घटना है उसे। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे हिमालय क्रायोस्फीयर के बारे में। आप ठीक से जानेंगे वहां पर कि आखिर हिमालयन क्रायोस्फीयर होता क्या है, क्योंकि क्रायोस्फीयर एक शब्द से मिलकर बना है और यहाँ क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है यह भी हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके सिलेबस के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। ठीक है, हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार एवं वितरण को। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन को आप
क्लास 6 के बाद लगातार पढ़ते आ रहे होंगे डिटेल से, उसके पहले भी क्लासरूम्स में इनके बारे में चर्चा होती है। प्राकृतिक संसाधन में बहुत छोटी छोटी चीजें शामिल हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के तौर पर वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जब हम प्राकृतिक संसाधनों में वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, खनिज एवं महासागरीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत ही बड़े लेवल पर या व्यापक लेवल पर समझना होगा और व्यापक लेवल पर इसे आपको पढ़ना होगा। यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे तो इसे हमें डिटेल से डिस्कस करना है। जैसे हम बात करेंगे यदि कि मृदा, तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों पर चर्चा करेंगे। भारत में मृदा निर्माण के बारे में जानेंगे। मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के अलावा मृदा का अपरदन, इससे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इन्हें हम डिटेल से देखेंगे। मृदा निर्माण की हम प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे कि आखिर यह क्या है, तो इसे हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक भी आते हैं, जैसे मृदा निम्नीकरण, तो यह क्या है, इसका इस टर्म का मतलब क्या है और यह कैसे प्रभावित कर सकता है हमारी कृषि को, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम जानेंगे वनस्पति के बारे में, तो भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और ध्यान रखिए हम किस लेवल पर बात करेंगे, वनस्पति के अक्षांशीय लेवल पर क्या क्या वितरण है भारत में। हम चर्चा करेंगे प्रमुख वनस्पतियों के बारे में, हिमालयन क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनके प्रकार, इनके वर्गीकरण को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से मतलब पूरा डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे वनस्पति के संदर्भ में, ठीक है। ऐसा ही हमारा डिस्कशन होगा जल, खनिज एवं महासागरीय संसाधनों के बारे में, ठीक है, जिसमें हम अंततः एलपीजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, सीएनजी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कंप्रेस्ड गैस है, नेचुरल गैस है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे खनिज के बारे में, खनिजों के वितरण को लेकर कि पूरे भारत में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार की कोयलों के जो प्रकार हैं वे भारत में कहाँ कहाँ वितरित हैं, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन सभी अयस्कों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर अभ्रक कहाँ पाया जाता है, और भारत में इसके वितरण को भी हम ठीक से देखेंगे, ठीक है। यानी कि इनके प्रकारों के साथ साथ इन सभी के वितरण को हम भारत के मैप में चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है। फिर हम जानेंगे जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में। ध्यान रखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में कमी या किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, भारत में जो प्रमुख आयु वर्ग है वह कितना है। तो हम जानेंगे डिटेल से जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में। किन किन आधारों पर, यह भी ध्यान रखिएगा कि वितरण का स्थानिक प्रतिरूप क्या है, ठीक है, इस पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जनसंख्या में ही वृद्धि एवं इसकी संरचना को लेकर कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे। संरचना में ध्यान रखिएगा, हम चर्चा करेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वृद्धि को लेकर, ग्रामीण नगरीय संरचना को लेकर। हम चर्चा करेंगे आयु के आधार पर जनसंख्या वृद्धि को, कि आखिर आयु के आधार पर भारत में क्या वितरण है जनसंख्या का। हम चर्चा करेंगे लिंग के आधार पर भारत में क्या वितरण है जनसंख्या का। हम डिटेल से इसी के बारे में चर्चा करेंगे व्यावसायिक और शैक्षणिक आधार पर क्या वितरण है जनसंख्या का भारत में, साक्षरता का लेवल क्या है जनसंख्या के लेवल पर चेक करेंगे हम। साथ में हम यह भी जानेंगे कि व्यावसायिक लेवल पर आखिर कितना प्रतिनिधित्व है पुरुषों का, महिलाओं का, और ये प्रतिशत यदि कम या ज्यादा है तो उसके प्रमुख कारण क्या है। डिटेल से चर्चा करेंगे नृजातीय एवं धार्मिक आधार पर जनसंख्या के वितरण को। नृजातीय आधार और धार्मिक आधार के अलावा हम अंततः चर्चा करेंगे शेड्यूल ट्राइब के बारे में कि आखिर जनजाति जो है उनका वितरण कहां पर कैसे कैसे मौजूद है, ठीक है। फिर अंततः हम जानेंगे जनसंख्या के निर्धारक, यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के अलावा इसके निर्धारक क्या हैं, किन आधारों पर निर्धारण किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या नीतियों के बारे में। शुरू से लेकर अभी तक भारत में जो जनसंख्या नीतियां बनाई गई हैं इनमें कौन कौन से बदलाव देखे गए हैं और कैसे कैसे इनका क्रियान्वयन हुआ है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा 1951 के बाद से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कृषि, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो जानेंगे कृषि को, कृषि में भी क्या हमें जानना है, उत्पादन को। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार की कृषि होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कृषि के भी कई प्रकार हैं,
ठीक है। और इन सभी प्रकारों को डिटेल से हम चर्चा करेंगे किसमें, क्लासरूम में, कि आखिर कृषि को भी कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, फसल भी कितने प्रकार की होती है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, तो इनको कब कब बोया जाता है, इनके काटने का समय क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चर्चा करेंगे कृषि के बारे में, कृषि भी उत्पादन के लेवल पर, उत्पादकता के लेवल पर और प्रमुख खाद्य फसलों की उपज को लेकर। उत्पादन भी महत्वपूर्ण है, उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक महत्वपूर्ण है, उत्पादकता भी महत्वपूर्ण है, मृदा की उत्पादकता यदि गुणवत्ता अच्छी होगी तो उत्पादकता अच्छी होगी। हम जानेंगे प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में कि खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं और ये कैसे विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, यह भी जानेंगे। हम चर्चा करेंगे प्रमुख फसल प्रदेशों के बारे में। ध्यान रखिए कि भारत को भी विभिन्न फसल के प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी यदि आप बात करें तो भारत का एक हिस्सा है जहां पर फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, एक हिस्सा है जहां पर चाय आदि का उत्पादन होता है, एक हिस्सा है जहां गन्ने का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, एक हिस्सा है जहां कपास का प्रोडक्शन होता है। तो इन सभी आधारों पर भी भारत को कई क्षेत्रों में या कई प्रमुख फसल प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कृषि विकास में प्रादेशिक विविधता को, पूरे भारत में कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ, प्रादेशिक विविधता उसमें कैसे आई। जैसे देखिए, यदि हम बात करें पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र को, तो यहाँ अभी कृषि की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रादेशिक विविधता क्या प्रमुख कारण है, इसके क्या कारण है कि कृषि की उत्पादकता यहाँ सबसे ज्यादा है, जबकि शेष अन्य क्षेत्रों की बात करें, यदि हम मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम है। क्या कारण है, इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले संस्थागत, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय कारकों को, संस्थागत कारकों को जानेंगे कि संस्था के आधार पर छोटे छोटे से महत्वपूर्ण कारण हैं, क्या कारण हैं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृषि को हर एक चीज प्रभावित करती है। यदि बात करें प्रौद्योगिकी लेवल पर, तो देखिए जहां पर आपको उन्नत तकनीकें मौजूद हैं वहां पर, या प्रौद्योगिकी वहां पर पहले से मौजूद है, तो वहां पर उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादकता भी वहां अधिक होगी। लेकिन यदि हम बात करें जहां पर प्रौद्योगिकी पहुंच नहीं पाई है, इनोवेशन नहीं है, तो वहां पर उत्पादकता कम होगी। तो प्रौद्योगिकी भी कृषि को प्रभावित करती है। ठीक है, संस्थागत कारण के अलावा, प्रौद्योगिकी कारक के अलावा संरचनात्मक कारक भी हैं इसके महत्वपूर्ण। संरचनात्मक कारक के अलावा हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय कारकों के बारे में। पर्यावरणीय कारक भी कृषि को उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो कृषि के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कृषि से संबंधित चूंकि बिल भी आए हैं, इसलिए कृषि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, हम जानेंगे कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। ध्यान रखिए, कृषि जलवायु प्रदेश महत्वपूर्ण है। भारत को विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और यह भी उत्पादकता के आधार पर भी है, और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी कृषि या कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, इस आधार पर भी इसे डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे हम यदि उत्तर भारत से क्रमशः नीचे आते हैं तो पहले हिमालयन वाला रीजन आ जाता है। यह उत्तर पूर्वी भारत में डिवाइड है, माफ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत में डिवाइड है, उत्तर पूर्वी भारत में डिवाइड है। जो गंगा का मैदान है उसका ऊपरी हिस्सा, मध्य गंगा का मैदान या गंगा का दक्षिणी हिस्सा। तो इन सभी क्षेत्रों में आप बात कर सकते हैं, गुजरात प्रदेश के बारे में आप बात कर सकते हैं, राजस्थान वाले हिस्से के बारे में आप बात कर सकते हैं, साउथ इंडिया के बारे में। तो विभिन्न क्षेत्रों वाइज भी कृषि को, या कहें कि भारत को प्रादेशिक या कृषि के लेवल पर डिवाइड किया गया है, यानी कृषि को जलवायु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लेवल पर भी डिवाइड किया गया। तो हम इसे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कदम है। उसके बाद कृषि की उत्पादकता में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए हरित क्रांति के बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी है। आप कभी ध्यान रखिए, हरित क्रांति से सवाल फ्रेम भी किया जा सकता है यूजीसी नेट की परीक्षा में। ठीक है, इनके जनक कौन हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति के बारे में। फिर आप देखिएगा खाद्य सुरक्षा एवं भोजन का अधिकार। जब हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि गरीबी और कुपोषण का शिकार है। कुपोषण के शिकार से बचने के लिए, चूंकि गरीबी से निपटना है, इन सभी दोनों क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारत सरकार कई नीतियों को लेकर आई है, जिसमें से एक है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहले खाद्य सुरक्षा केवल जो अनाज है उसे लोगों तक पहुंचाने को लेकर थी या गरीबों तक पहुंचाने को लेकर थी। अब खाद्य सुरक्षा और स्पेसिफिक हो गई है। इसका मतलब
माफ कीजिएगा, आप खाद्य सुरक्षा और व्यापक लेवल पर हो गई है। कैसे? अब इससे यह भी है कि आप खाद्य सुरक्षा के जब आप किसी व्यक्ति को अनाज वितरण कर रहे हैं तो उसमें पोषण की भी उपलब्धता होनी चाहिए, यानी आप ऐसा अनाज वितरित करें जिसमें कुपोषण की समस्या को भी हल किया जा सके। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी पॉलिसी है उन पर चर्चा करेंगे। भोजन के अधिकार को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, भोजन के अधिकार पर क्या बहस हुई है अभी हम देखेंगे। फिर आगे हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक औद्योगिक विकास को। देखिए, औद्योगिक विकास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने 1991 के बाद एलपीजी की नीति को स्वीकार किया, इसे अपनाया, ताकि वैश्विक लेवल पर जो भी औद्योगिक प्रवृत्तियां थी उन्हें भारत में भी लाया जा सके, या आप कहें विभिन्न लेवल पर या कहें वैश्विक लेवल पर ही। लिबरलाइजेशन, प्रॉफिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इन तीनों को भारत में जब 1991 में इसकी एंट्री हुई उसके बाद से भारत में औद्योगिक विकास और ठीक से हो सका। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि आखिर यह क्या है, जानेंगे औद्योगिक विकास को, जानेंगे औद्योगिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताओं को, क्योंकि जब 1991 के बाद हमने ऐसी नीति अपनाई या एलपीजी की नीति अपनाई, उसके बाद क्या हुआ, भारत में औद्योगिक जो विकास है वह तेजी से बढ़ा और औद्योगिक विकास को भी कई कारकों ने प्रभावित किया। विभिन्न औद्योगिक नीतियां जो हम लेकर आए, उसके बाद उन औद्योगिक नीतियों का क्या क्या प्रभाव पड़ा है उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे भारत में औद्योगिक नीतियों के बारे में, हम जानेंगे भारत में परिवहन नेटवर्क के बारे में। परिवहन नेटवर्क में भी ध्यान रखेगा, हम बात करते हैं सड़क मार्ग की, हम बात करते हैं जल मार्ग की और हम बात करते हैं वायु मार्ग की। सड़क मार्ग में भी कई प्रकार आ जाते हैं और ठीक ऐसे ही जल मार्ग में भी कई प्रकार आ जाते हैं। बात करें सड़क मार्ग में तो भारतमाला जैसी परियोजनाएं चल रही हैं, यदि बात करें जल मार्ग की तो सागरमाला जैसी परियोजनाएं चल रही हैं, कई हरित क्षेत्र वाली परियोजनाएं भी चल रही हैं। यदि आप राजमार्ग को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सड़क मार्ग को लेकर चर्चा करें तो भारत पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी परिवहन वाले क्षेत्र को, नेटवर्क को या परिवहन के नेटवर्क को और बेहतर करने में कार्य कर रहा है। तो परिवहन नेटवर्क पर चर्चा करेंगे, इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, इसके विभिन्न प्रतिरूप कौन कौन से हैं। प्रतिरूप में भी हमने चर्चा की, रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन और पाइपलाइन, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि पाइपलाइन परियोजना भी आई है अभी कुछ दिन पहले ही। तो ध्यान से पाइपलाइन परियोजना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ध्यान से हम इन सभी परियोजनाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं इन्हें डिटेल से देखेंगे। इसके अंतर्गत भारत की चलने वाली विभिन्न योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे आंतरिक एवं बाह्य व्यापार को, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है एवं उसकी दिशा क्या है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे भारत में प्रादेशिक विकास आयोजन को। ध्यान रखिए, वर्ष 1931 के बाद लगातार नियोजन या आयोजन चर्चा में रहा है। उसके बाद योजना आयोग भी बना और कई वर्षों तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं चली। इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे क्योंकि जब तक आपको इतिहास नहीं पता होगा या आप इन योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, फिर उसके बाद हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और आगे कैसे ये योजनाएं क्रमशः आगे बढ़ती गई इन्हें भी हम जानेंगे। डिटेल से चर्चा करेंगे किसके बारे में, आयोजन के बारे में। किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक विकास से जुड़ा हुआ है ये आयोजन। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। हम जानेंगे वैश्वीकरण एवं भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे भारत में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी कि आखिर भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं किन किन कारणों से हो रही हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके उपाय क्या होंगे इनके बचने के। ठीक है, तो लास्ट में अंततः हम डिस्कस करेंगे भारत में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, जिसमें प्रमुख आपदाओं में शामिल होगा भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय उच्च भूमि संकट, आपदाएं,
ग्रीष्म लहर, शीत लहर, ध्यान रखिएगा, भूस्खलन जैसी कई समस्याएं, ज्वालामुखी जो विस्फोटन लगातार हो रहे हैं, इन सभी टर्म्स को लेकर, इन सभी टर्म्स को हम इसके अंतर्गत शामिल करके भारत में होने वाली प्रमुख आपदाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सारी यूनिट वाइज जो सिलेबस डिस्कशन रहा है, ये आज उसका अंतिम वीडियो है। यानी आज हमने यूनिट 10 में यूजीसी नेट भूगोल के जो पाठ्यक्रम में यूनिट 10 है, उसमें कौन कौन से विषय वस्तु शामिल है उस पर हमने चर्चा की है। अब हम क्लासरूम में इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इकाई 1 से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हो सकता है वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन से संबंधित हो। तब तक के लिए शुक्रिया।